है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों को एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशेष तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इसका कार्य में प्रकल्पना सहायक होती है। कहने का तात्पर्य है कि हम कई बार हम जाते हैं, हाँ ये भी हमारे अध्ययन से संबंधित है, ये भी हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक जंगल की तरह हमने क्या करा, उसको इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब उसमें कौन सी वस्तु हमारे रिसर्च से, हमारे अनुसंधान से, हमारे अध्ययन से संबंधित है और कौन सी नहीं है, बेकार है, वो हम उपकल्पना के माध्यम से उसको अलग अलग छांट लेते हैं। और जो हमारी वस्तु अध्ययन से संबंधित है उसको हम अपने पास रखते हैं और अन्य को हम हटा देते हैं। M.H. गोपाल ने इसी संबंध में लिखा है, प्रकल्पनाओं के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण एवं लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालने में सहायक। उपकल्पना एक का एक सहयोग या महत्व ये है कि वो निष्कर्ष निकालने में भी सहयोगी होती है। प्रकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्रकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में संभव नहीं हो सकता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रकल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के समाधान भी हो सकते हैं। क्या वे वास्तव में समाधान हैं, ये जांच का कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। अंतिम जो महत्व है प्रकल्पना का, कि जो भी हम तथ्य संकलन करते हैं उसकी सत्यता और सत्यता को निर्धारण करते हैं, तो वो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं और उस सिद्धांत के निर्माण करने में उपकल्पना का पूरा सहयोग होता है। पीटर ने कहा है, प्रकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। इसी संदर्भ में M.H. गोपाल ने अपने शब्दों में लिखा है कि एक सिद्धांत तथा एक प्रकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्रकल्पना सत्य सिद्ध होती जाती है तब स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। इस प्रकार से जॉर्ज विलियम ने भी अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि व्यवहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्रकल्पना है। यह एक सरल प्रकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ हम प्रकल्पनाओं के आधार पर करते हैं। जब तथ्यों के आधार पर ये प्रकल्पनाएं सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो वे सिद्धांतों का रूप ले लेती हैं। स्पष्ट है? तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकल्पना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को स्पष्ट करना, अनुसंधान को उत्तेजना प्रदान करना, अनुसंधान की विधि तंत्रीय व्यवस्था को आधार प्रदान करना, प्रयोगात्मक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटियाँ प्रदान करना, सिद्धांत के निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरणों के रूप में कार्य करना तथा निगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने में सहायता पहुंचाना। ये जो है क्या है, सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे अध्ययन क्षेत्र में इन सब रूपों में भी प्रकल्पना अपना स्थान रखती है।
ये जो बात बताई कि हमारे रिसर्च के अंदर क्या क्या उसका स्थान हो सकता है, तो उस आधार पर प्रकल्पना का महत्व स्पष्ट हो जाता है। फिर भी सदैव सभी वैज्ञानिक अध्ययन और खोजों प्रकल्पनाओं से ही आरंभ नहीं हुए हैं। न्यूटन का गुणात्मक सिद्धांत, पेनिसिलिन, एक्सरे रेडियम और अनेक अन्य आविष्कार किसी प्रकल्पना के आधार पर नहीं वरन संयोग का ही परिणाम है। फिर भी हम गुडेनहार्ट के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि प्रकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक प्रकार के निरुद्देश अथवा अनिर्दिष्ट विचारहीन भटकता है। इसलिए हमें बिना परिकल्पना के कोई भी अध्ययन या घटना का हम हल नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन हर कार्य को करने के लिए हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं। तो इन कठिनाइयों और परेशानियों के कारण हम कई चीज़ें देखते हैं और इसी तरीके से प्रकल्पना को जब हम रिसर्च में अनुसंधान में एक अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है, उसके अनुसार अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है, तो उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ या सीमाएं आती हैं, जिसके कारण उसकी प्रकल्पना के आधार पर समस्या को निष्कर्ष रूप में ले जाने में परेशानी होती है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकल्पना के अनेक दोष भी हैं। पहला है प्रकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्रकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। पी.वी. यंग ने लिखा कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरा जो दोष है प्रकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्रकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्रकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद और व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्रायड ने लिखा है कि मात्र विशेष प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति के गणवेषणा